वेलकम बैक। अभी तक हमने ज़्यादातर अपने कूडा कैपेबल जीपीयू को एक होस्ट सीपीयू से जुड़े कंप्यूट पावर के एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह ट्रीट किया है। हमने सीखा है कि उस आइलैंड पर वीरैम कैसे एलोकेट करें, लोकल रजिस्टर्स और शेयर्ड मेमोरी पर ऑपरेट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स कैसे लॉन्च करें और रिजल्ट्स को पीसीआई बस के जरिए वापस होस्ट रैम में कैसे मूव करें। लेकिन जैसे जैसे आपके कंप्यूटेशनल वर्कलोड्स बढ़ते हैं, चाहे आप मैसिव ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स ट्रेन कर रहे हों, रियल टाइम फ्लूइड डायनेमिक्स सिमुलेशंस रन कर रहे हों या मल्टी टेराबाइट फाइनेंशियल ग्राफ्स क्रंच कर रहे हों, एक सिंगल जीपीयू में आखिरकार हेडरूम खत्म हो जाता है। मल्टी जीपीयू नोड की एंट्री होती है जब आप एक उबुंटू लाइनेक्स सिस्टम में मल्टीपल जीपीयू इंस्टॉल करते हैं। तो आपका पहला इंस्टिंक्ट स्टैंडर्ड कूडा मेम कॉपी ऑपरेशंस का यूज करके होस्ट सीपीयू के जरिए सभी इंटर जीपीयू डेटा ट्रांसफर्स को रूट करने का हो सकता है। लेकिन सोचिए कि एक होस्ट मीडिएटेड ट्रांसफर के दौरान हुड के अंदर एक्चुअली क्या होता है। जीपीयू 0 का डेटा पीसीआई बस से ट्रेवल करता है, होस्ट सिस्टम रैम में लैंड करता है और फिर सीपीयू द्वारा वापस रीड किया जाता है ताकि दूसरे पीसीआई लेन के जरिए जीपीयू 1 में भेजा जा सके। पीसीआई बस पर वह डबल हॉप मैसिव लेटेंसी इंट्रोड्यूस करता है, सिस्टम मेमोरी बैंडविड्थ को क्लॉग करता है और एक ब्रूटल बॉटलनेक क्रिएट करता है। फॉर्चुनेटली मॉडर्न एनवीडिया हार्डवेयर और कूडा ड्राइवर स्टैक एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन ऑफर करते हैं, पीयर टू पीयर P2P जीपीयू एक्सेस। एनवीलिंक जैसे डायरेक्ट हार्डवेयर लिंक्स के जरिए या जब टोपोलॉजी अलाउ करे तब पीसीआई P2P डीएमए ट्रांसफर्स के जरिए जीपीयू एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इससे भी बेहतर, कूडा का ड्राइवर आर्किटेक्चर जीपीयू 0 पर एग्जीक्यूट होने वाले कर्नल को सिंपल C++ रॉ पॉइंटर्स का यूज करके जीपीयू 1 पर लोकेटेड फिजिकल वीरैम से डायरेक्टली रीड और राइट करने की परमिशन देता है। इस सेक्शन में हम लाइनेक्स पर P2P एक्सेस एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड ड्राइवर और रनटाइम मैकेनिक्स में डाइव डीप करने जा रहे हैं। ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे यूनिवर्चुअल एड्रेसिंग क्रॉस डिवाइस पॉइंटर डीरेफरेंसिंग को पॉसिबल बनाती है, प्रोडक्शन ग्रेड मल्टी जीपीयू C++ कोड लिखेंगे और एक्सप्लिसिट ट्रांसफर्स वर्सेस डायरेक्ट कर्नल एक्सेस के परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज करेंगे। सेक्शन ब्रेक द फाउंडेशन यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग UVA ये समझने के लिए कि जीपीयू 0 कैसे एक ऐसे पॉइंटर को डीरेफरेंस कर सकता है जो फिजिकली जीपीयू 1 पर मौजूद मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कूडा वर्चुअल मेमोरी एड्रेसेस को कैसे मैनेज करता है। कूडा के शुरुआती दिनों में मेमोरी स्पेस पूरी तरह से अलग थे। होस्ट पर एक पॉइंटर एड्रेस 0x7 FF0000 का मतलब जीपीयू 0 या जीपीयू 1 पर 0 और 0x7 FFF0000 से बिल्कुल अलग होता था। प्रोग्रामर को खुद मैन्युअली ट्रैक रखना पड़ता था कि कौन सा पॉइंटर किस डिवाइस कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करता है। 64 बिट सिस्टम्स पर कूडा 4.0 के साथ स्टार्ट करते हुए एनवीडिया ने यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेसिंग UVA इंट्रोड्यूस किया। UVA सीमलेसली सीपीयू होस्ट और सभी एक्टिव जीपीयू के वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस को एक सिंगल कंटिगुअस 64 बिट एड्रेस स्पेस में यूनिफाई करता है। यह डायग्राम एक 64 यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेस स्पेस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह होस्ट सिस्टम की रैंडम एक्सेस मेमोरी और 2 सेपरेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की फिजिकल वीडियो मेमोरी को स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस लोकेशंस पर मैप करता है और यह दिखाता है कि सिस्टम डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस में वर्चुअल मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। जब आप डिवाइस 1 पर कूडा मेलोक का यूज करके मेमोरी एलोकेट करते हैं तो कूडा ड्राइवर उस एलोकेशन को एक 64 बिट वर्चुअल मेमोरी एड्रेस असाइन करता है जो पूरे सिस्टम में ग्लोबली यूनिक होता है UVA की वजह से। कूडा ड्राइवर किसी भी पॉइंटर वैल्यू को इंस्पेक्ट कर सकता है और तुरंत उसकी फिजिकल लोकेशन होस्ट रैम डिवाइस 0V रैम या डिवाइस 1V रैम का पता लगा सकता है। पॉइंटर अरिथमेटिक टारगेट डेस्टिनेशन की परवाह किए बिना बिल्कुल एक जैसा बिहेव करता है जैसा कि हमने चैप्टर 4 में कवर किया था। एक पॉइंटर को n टाइम्स साइज ऑफ t से इंक्रीमेंट करने पर वर्चुअल मेमोरी स्पेस में टारगेशन उसी तरह शिफ्ट होती है, चाहे वो वर्चुअल मेमोरी पेज फिजिकल D55 रैम को बैक कर रहा हो या एनवीलिंक बोर्ड पर हाई बैंडविड्थ HBM3 को। अगर डिवाइस 0 और डिवाइस 1 के बीच P2P एक्सेस इनेबल्ड है तो डिवाइस 0 पर AMM मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ये पहचान लेता है कि वर्चुअल एड्रेस 0x000007F00000000000 डिवाइस 1 का है। एक इनवैलिड एक्सेस को ट्रैप करने के बजाय डिवाइस 0 ट्रांजैक्ट को
सीधे सीधे फिजिकल इंटरकनेक्ट एनवीलिंक या PCIe बस के जरिए डिवाइस 1 के मेमोरी कंट्रोलर पर रूट कर देता है। UVA के बिना फिजिकल GPU के बीच डायरेक्ट पॉइंटर डीरेफरेंसिंग एक आर्किटेक्चरल नाइटमेयर होती। UVA के साथ ये उतना ही सिंपल हो जाता है जितना कि एक स्टैंडर्ड C++ पॉइंटर को कूडा कर्नेल में पास करना। सेक्शन ब्रेक। द हैंडशेक प्रोटोकॉल होस्ट C+ कोड में P2P सेटअप करना। सिर्फ इसलिए कि आपका हार्डवेयर फिजिकली P2P एक्सेस को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कूडा रनटाइम इसे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करता है। सिक्योरिटी आइसोलेशन, हार्डवेयर टोपोलॉजीज और ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन बाउंड्रीज के लिए होस्ट एप्लीकेशंस को पीयर मैपिंग एस्टेब्लिश करने के लिए एक एक्सप्लिसिट मल्टी स्टेप हैंडशेक सीक्वेंस परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। चलिए उबुंटू लिनक्स पर एग्जैक्ट होस्ट साइड API वर्कफ्लो को समझते हैं। स्टेप 1 टोपोलॉजी क्वेरी कूडा डिवाइस कैन एक्सेस पीयर। एक पीयर एक्सेस चैनल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने से पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा कि अंडरलाइंग हार्डवेयर टोपोलॉजी दोनों टारगेट डिवाइसेज के बीच डायरेक्ट ट्रांजैक्शन राउटिंग को परमिट करती है। उबुंटू में आप कमांड लाइन पर NVIDIA SMI topo-m का यूज करके इस हार्डवेयर लेआउट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। C++ होस्ट कोड में आप प्रोग्रामेटिकली कैपेबिलिटी क्वेरी करते हैं। यह क्यूडा कोड चेक करता है कि क्या 2 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स डायरेक्टली एक दूसरे की मेमोरी को एक्सेस करने के कैपेबल हैं। यहाँ कूडा डिवाइस कैन एक्सेस पीयर में 1 रिटर्न करता है अगर डिवाइस A सीधे डिवाइस B पर लोकेटेड VRAM को रीड और राइट कर सकता है। क्रूशियल रूल P2P एक्सेसिबिलिटी डायरेक्शनल होती है। सिर्फ इसलिए कि डिवाइस A डिवाइस B को एक्सेस करता है, ये ऑटोमेटिकली गारंटी नहीं देता कि डिवाइस B डिवाइस A को एक्सेस कर सके। हालांकि मॉडर्न सिमेट्रिक एनवीलिंक टोपोलॉजीज जैसे DGX प्लेटफॉर्म्स बाई डायरेक्शनल होती हैं, कंज्यूमर मदरबोर्ड्स पर एसिमेट्रिक PCI टोपोलॉजीज अक्सर GPU 0 को GPU 1 को रीड करने की परमिशन देती हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता, जिसका कारण अपस्ट्रीम PCI स्विच कॉन्फ़िगरेशंस या लिनक्स कर्नेल द्वारा एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज ACS एनफोर्समेंट है। स्टेप 2 कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट कूडा सेट डिवाइस। जैसा कि हमने चैप्टर 20 कूडा रन टाइम कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन में एस्टेब्लिश किया था, कूडा फंक्शंस करेंटली एक्टिव डिवाइस के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हैं। डिवाइस 0 से डिवाइस 1 के लिए P2P एक्सेस इनेबल करने के लिए आपको इनेबलमेंट कॉल करने से पहले थ्रेड के एक्टिव कूडा कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लिसिटली डिवाइस 0 पर स्विच करना होगा। यह कूडा कोड फर्स्ट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को एक्टिव डिवाइस के रूप में सेलेक्ट करता है और इसे सेकंड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के मेमोरी स्पेस को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए इनेबल करता है। कूडा डिवाइस इनेबल पीयर एक्सेस का सेकंड आर्गुमेंट फ्यूचर फ्लैग्स के लिए रिजर्व्ड है और इसे करेंटली 0 के रूप में पास किया जाना चाहिए। अगर आप बाइडायरेक्शनल P2P एक्सेस चाहते हैं जिसमें डिवाइस 0 डिवाइस 1 को एक्सेस करे और डिवाइस 1 डिवाइस 0 को एक्सेस करे, तो आपको दोनों डायरेक्शंस में हैंडशेक परफॉर्म करना होगा। यह कूडा कोड फर्स्ट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को सेकंड डिवाइस की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इनेबल करके और फिर सेकंड डिवाइस को फर्स्ट की मेमोरी एक्सेस करने के लिए सेट अप करके बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन को कॉन्फ़िगर करता है। कंप्लीट RAII ड्रिवन P2P मैनेजर एग्जाम्पल। अपने होस्ट कोड को क्लीन रखने और मॉडर्न C++ रिसोर्स लीक्स से बचने के लिए चैप्टर 8 के हमारे C++ स्मार्ट पॉइंटर पैटर्न्स को दोहराते हुए हम एक रोबस्ट प्रोडक्शन ग्रेड हेल्पर क्लास लिख सकते हैं जो विभाग मल्टी GPU P2P लाइफ साइकिल्स को सेफली मैनेज करती है। ये C++ कोड स्निपेट 2 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच बाइडायरेक्शनल पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को सेफली इनेबल और डिसेबल करने के लिए कूडा रनटाइम लाइब्रेरी का यूज करके एक रिसोर्स मैनेजमेंट क्लास को इंप्लीमेंट करता है। इनिशियलाइजेशन के दौरान क्लास 2 डिवाइसेस के बीच कंपैटिबिलिटी को वेरीफाई करती है और म्यूचुअल मेमोरी एक्सेस को इनेबल करती है। डिस्ट्रक्शन पर यह रिसोर्सेज को क्लीन अप करने के लिए ऑटोमेटिकली एक्सेस को डिसेबल कर देती है, जबकि प्रीमैच्योर रिसोर्स रिलीज को रोकने के लिए कॉपी ऑपरेशंस को डिसेबल कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। डेटा मूवमेंट स्ट्रेटेजीज, एक्सप्लिसिट कॉपीइंग वर्सेस डायरेक्ट कर्नेल डीरेफरेंसिंग। एक बार जब P2P हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास GPUs के बीच डेटा मूव करने या इंटरेक्ट करने के 2 प्राइमरी तरीके होते हैं। एक्सप्लिसिट पीयर ट्रांसफर्स क्यूडा मेम कॉपी पीयर या क्यूडा मेम कॉपी पीयर एसिंक का यूज करके डायरेक्ट कर्नेल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग डिवाइस 1 के फिजिकल एलोकेशन के पॉइंटर को डायरेक्टली डिवाइस 0 पर रन हो रहे कर्नेल में पास करके। दोनों मेथड्स होस्ट सिस्टम रैम को बायपास करते हैं, लेकिन उनके अंडरलाइंग परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स और यूज केसेज काफ़ी अलग हैं।
यह डायग्राम एक हाई स्पीड इंटरकनेक्ट के जरिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने के 2 मेथड्स को दिखाता है। फर्स्ट मेथड डेटा को एक मेमोरी पूल से दूसरे मेमोरी पूल में डायरेक्टली ट्रांसफर करने के लिए असिंक्रोनस कॉपी हार्डवेयर का यूज करता है। सेकंड मेथड एक यूनिट पर प्रोसेसिंग थ्रेड्स को स्टैंडर्ड लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस का यूज करके दूसरी यूनिट की मेमोरी में डायरेक्टली रीड और राइट करने की परमिशन देता है। मेथड 1 एक्सप्लिसिट पीयर ट्रांसफर्स क्यूडा मेम कॉपी पीयर एसिंक। जब आप एक जीपीयू से दूसरे जीपीयू में डेटा के बड़े कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि इमेजेस के एक बैच को स्ट्रीम करना या एक पूरी लेयर के एक्टिवेशंस, तो एक्सप्लिसिट पीयर ट्रांसफर्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। क्यूडा मेम कॉपी पीयर एसिंक जीपीयू हार्डवेयर पर डेडिकेटेड डीएमए कॉपी इंजनों का यूज करता है। इससे स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी एसएम्स कंप्यूट कर्नेल्स को एग्जीक्यूट करना जारी रखने के लिए पूरी तरह से फ्री रहते हैं, जबकि बैकग्राउंड में हार्डवेयर कॉपी इंजन एनवीलिंक या पीसीआई इंटरकनेक्ट को सैचुरेट करते हैं। यह C++ कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एनवीडिया कूडा प्लेटफॉर्म का यूज करके 2 डिस्टिंक्ट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच एक एसिंक्रोनस पीयर टू पीयर मेमोरी कॉपी कैसे परफॉर्म की जाती है। यह दोनों डिवाइसेज पर मेमोरी एलोकेट करता है, सोर्स डिवाइस पर एक प्रोसेसिंग स्ट्रीम एस्टेब्लिश करता है और प्रोसेसर्स के बीच डायरेक्टली एक नॉन ब्लॉकिंग डेटा ट्रांसफर ट्रिगर करता है, जिससे सोर्स प्रोसेसर कॉपी ऑपरेशन के कंप्लीट होने का वेट किए बिना इमीडिएटली सब्सिक्वेंट कंप्यूटेशन टास्क्स को क्यू कर सकता है। मेथड 2 डायरेक्ट कर्नेल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग। क्या हो अगर आप बल्क डेटा कॉपी नहीं करना चाहते, बल्कि आपको एक स्टेंसिल ऑपरेशन या बाउंड्री कंडीशन अपडेट कंप्यूट करने के लिए GPU 0 की जरूरत हो जो डायरेक्टली GPU 1 की VRAM से रीड करता हो। क्योंकि UVA सभी मेमोरी को ग्लोबली मैप करता है, आप GPU 1 पर एलोकेटेड DDST को सीधे GPU 0 पर लॉन्च किए गए कर्नेल में पास कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल कर्नेल लिखते हैं जो GPU 0 पर एग्जीक्यूट हो रहा हो, जो GPU 0 की मेमोरी से डेटा रीड करता है, एक स्केलर ऐड करता है और रिजल्ट को सीधे NVLink के जरिए GPU 1 की फिजिकल VRAM में राइट करता है कोलन। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल 2 सेपरेट डिवाइसेज पर एक पैरेलल एडिशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है। हर पैरेलल थ्रेड बाउंड्स के अंदर एक स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए अपना यूनिक इंडेक्स कैलकुलेट करता है। थ्रेड प्राइमरी डिवाइस की मेमोरी से एक वैल्यू रीड करता है, उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड करता है और रिजल्ट को एक हाई स्पीड इंटरकनेक्ट के जरिए डायरेक्टली सेकेंडरी डिवाइस की मेमोरी में राइट करता है। होस्ट इन्वोकेशन कोड कोलन। यह कूडा C++ कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि 2 सेपरेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच पीयर टू पीयर डेटा एक्सेस कैसे परफॉर्म किया जाता है। यह दोनों डिवाइसेज पर मेमोरी बफर्स एलोकेट करता है, एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स सेटअप करता है और फर्स्ट डिवाइस पर एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल लॉन्च करता है जो डायरेक्टली सेकंड डिवाइस की मेमोरी पर ऑपरेट करता है, जिसके बाद कंप्लीशन एंश्योर करने के लिए एक सिंक्रोनाइजेशन स्टेप होता है। जब थ्रेड IDX एग्जीक्यूट करता है DST GPU 18 IDX इक्वल्स, तो GPU 0 पर SM एक ग्लोबल मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शन STE जनरेट करता है। GPU 0 MMU वर्चुअल एड्रेस को ट्रांसलेट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि टारगेट फिजिकल फ्रेम बफर GPU 1 मौजूद है। वह पेलोड को एक NVLink मेमोरी ट्रांजैक्शन पैकेट में पैक करता है और इसे फिजिकल हाई स्पीड इंटरकनेक्ट के जरिए आगे भेजता है। GPU 1 का मेमोरी कंट्रोलर पैकेट को एक्सेप्ट करता है और 32 बिट फ्लोट को अपनी लोकल HBM या GDDR VRAM में राइट करता है। सेक्शन ब्रेक। टेक्निकल कंपैरिजन कोलन कब कौन सा मेथड यूज करना है। जब हम क्यूडा पीयर टू पीयर डेटा ट्रांसफर मेथड्स को कंपेयर करते हैं, तो हम क्यूडा मेम कॉपी पीयर असिंक का यूज करके एक्सप्लिसिट पीयर टू पीयर कॉपी को डायरेक्ट कर्नेल डीरेफरेंसिंग के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। प्राइमरी मैकेनिज्म के लिए एक्सप्लिसिट पीयर टू पीयर कॉपी असिंक्रोनस GPU DMA कॉपी इंजिन्स का यूज करती है, जबकि डायरेक्ट कर्नेल डीरेफरेंसिंग SM लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस जैसे कि LD.E और ST.E पर रिलाय करती है। कंप्यूट ओवरहेड के मामले में एक्सप्लिसिट पीयर टू पीयर कॉपी को 0 SM कंजम्पशन की जरूरत होती है और ये फुल्ली असिंक्रोनस है, जबकि डायरेक्ट कर्नेल डीरेफरेंसिंग SM एग्जीक्यूशन यूनिट्स और वार्प शेड्यूलर कंज्यूम करती है। एक्सप्लिसिट पीयर टू पीयर कॉपी का यूज लार्ज कॉन्टिगुअस बल्क मेमोरी ट्रांसफर्स के लिए बेस्ट है, जबकि डायरेक्ट कर्नेल डीरेफरेंसिंग रैंडम एक्सेस, स्पार्स लुकअप्स और स्टेंसिल हेलोस के लिए बेस्ट है। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के लिए एक्सप्लिसिट पीयर टू पीयर कॉपी फिजिकल बस लिंक कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करती है,
जो NVLink 4 पर 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक पहुंच जाती है, जबकि डायरेक्ट कर्नेल डीरेफरेंसिंग केवल तभी हाई थ्रूपुट अचीव करती है जब एक्सेस कोलेस होते हैं। फाइनली, एक्सप्लिसिट पीयर टू पीयर कॉपी के लिए सिंक्रोनाइजेशन को स्टैंडर्ड CUDA इवेंटी और स्ट्रीम्स के जरिए ट्रैक किया जाता है, जबकि डायरेक्ट कर्नेल डीरेफरेंसिंग कर्नेल एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज से गवर्न होती है। कोएलिसिंग और मेमोरी अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट्स। जब एक कर्नेल के अंदर सीधे पीयर मेमोरी को एक्सेस किया जाता है, तो मेमोरी कोएलिसिंग लोकल VRAM को एक्सेस करने की तुलना में और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अगर एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स पीयर मेमोरी को अनकोएलिस्ड मेमोरी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल 32 बाइट या 120 बाइट कैशे लाइन रिक्वेस्ट को NVLink या PCIe पर एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन के रूप में पैकेटाइज किया जाना चाहिए। ये जल्दी ही लिंक पैकेट हेडर्स को सैचुरेट कर देता है, बफर कंजेक्शन का कारण बनता है और इफेक्टिव बैंडविड्थ को हार्डवेयर की थियोरिटिकल लिमिट्स के एक छोटे हिस्से तक गिरा देता है। हमेशा सुनिश्चित करें कोलन डिवाइसेज में पास किए गए पॉइंटर्स स्टैंडर्ड CUDA अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हों, जैसे फ्लोट 4 के जरिए वेक्टराइज्ड 128 बिट लोड्स या स्टोर्स के लिए 128 बाइट अलाइनमेंट। एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स कंटिगुअस 30 बिट या 64 बिट वर्ड्स को एक्सेस करते हों, ताकि ASM कोएलिसर NVLink बस पर भेजने से पहले वार्प की री या राइट रिक्वेस्ट्स को सिंगल मल्टी बाइट ट्रांजैक्शन फ्रेम्स में कंप्रेस कर सके। सेक्शन ब्रेक, सेफ्टी चेक्स, फेलियर मोड्स और हार्डवेयर टोपोलॉजीज। मॉडर्न उबंटू लिनक्स डिप्लॉयमेंट्स में मल्टी GPU पीयर टू पीयर सेटअप कई नॉन ऑब्वियस हार्डवेयर और OS लेवल रीजन्स की वजह से फेल हो सकते हैं या सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मोड्स में जा सकते हैं। एक सिस्टम्स प्रोग्रामर के रूप में आपको इन एज केसेज को डायग्नोस करना आना चाहिए। द PCIe एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज ACS Gotcha.non एंटरप्राइज मदरबोर्ड्स या वर्कस्टेशंस पर जो उबंटू रन कर रहे हैं, PCIe एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज ACS अक्सर लिनक्स कर्नल में बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। .ACS PCIe एंडपॉइंट्स को पीयर टू पीयर DMA ट्रांजैक्शंस के जरिए सीधे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से रोकता है, जिससे सारा PCIe ट्रैफिक CPU रूट कॉम्प्लेक्स के जरिए रूट होने के लिए फोर्स होता है। अगर ACS इनेबल्ड है और P2P को ब्लॉक कर रहा है, बैकटिक CUDA डिवाइस कैन एक्सेस पीयर बैकटिक 0 रिटर्न करेगा, भले ही दोनों GPU सेम फिजिकल मदरबोर्ड पर हों! अपनी लिनक्स मशीन पर ACS एक्टिव है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप रन कर सकते हैं यह टर्मिनल कमांड सिस्टम के पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट डिवाइसेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्वेरी करता है और एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज सेटिंग्स को चेक करने के लिए रिजल्ट्स को फिल्टर करता है। अगर P2P सॉफ्टवेयर ACS पॉलिसीज द्वारा ब्लॉक है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स अक्सर ग्रब के जरिए लिनक्स कर्नल बूट पैरामीटर्स में PCI इक्वल टू नो ACS पोर्ट्स पास करते हैं, हालांकि सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस की वजह से ऐसा सिर्फ ट्रस्टेड आइसोलेटेड हार्डवेयर एनवायरमेंट्स पर ही किया जाना चाहिए। ####2 डिसेबलिंग P2P एक्सेस वायलेशंस ओपन ब्रैकेट स्टिकी CUDA एरर्स क्लोज ब्रैकेट। क्या होगा अगर आप बैकटिक CUDA डिवाइस इनेबल पीयर एक्सेस बैकटिक को कॉल करना भूल जाएं, लेकिन फिर भी GPU 1 का पॉइंटर GPU 0 के कर्नल को पास कर दें? UVA के अंडर एड्रेस D_GPU 164 एड्रेस स्पेस में वैलिड है। हालांकि की क्योंकि GPU 0 के पेज टेबल्स में पीयर मैपिंग एक्टिवेटेड नहीं थी, GPU 0 का AMMU बस के ऊपर एड्रेस ट्रांजैक्शन रूट करने में फेल हो जाएगा। इसका रिजल्ट एक डेवास्टेटिंग इलीगल एड्रेस एक्सेप्शन CUDA एरर इलीगल एड्रेस होता है। ये एक स्टिकी एरर है। ये डिवाइस 0 पर CUDA कॉन्टेक्स्ट को करप्ट कर देता है। डिवाइस 0 पर कोई भी सब्सिक्वेंट कर्नल लॉन्चेस या मेमोरी ऑपरेशंस तब तक इमीडिएटली सेम एरर के साथ फेल हो जाएंगे जब तक CUDA कॉन्टेक्स्ट को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट नहीं किया जाता! डिवाइस बाउंड्रीज के पार कर्नल्स लॉन्च करने से पहले हमेशा प्रोग्रामेटिकली पीयर मैपिंग वेरीफाई करें। यह प्रोग्रामिंग लॉजिक ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर से क्वेरी करता है, यह डिटरमाइन करने के लिए कि 2 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स एक दूसरे की मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और अगर पीयर टू पीयर एक्सेस अनअवेलेबल हो तो सिस्टम मेमोरी का यूज करके एक फॉलबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक कनेक्टिंग द आर्किटेक्चरल आइए एक कदम पीछे हटें और जो कुछ हमने यहाँ सीखा है उसे उस ब्रॉडर आर्किटेक्चर से कनेक्ट करें जिसे हमने इस पूरी बुक में बिल्ड किया है।
यह डायग्राम CUDA प्रोग्रामिंग में टू प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट मॉडल्स को कंपेयर करता है, जिसमें मैनुअल पीयर टू पीयर मेमोरी एक्सेस और ऑटोमेटिक यूनिफाइड मेमोरी के बीच अंतर दिखाया गया है। यह डिटेल में बताता है कि हर अप्रोच मेमोरी एलोकेशन, डेटा माइग्रेशन, पॉइंटर यूसेज, रिसोर्स मैनेजमेंट और हार्डवेयर कम्युनिकेशन चैनल्स को कैसे हैंडल करता है। जबकि यूनिफाइड मेमोरी चैप्टर 29.7 एक शानदार हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, जो एक्सेस करने पर होस्ट और डिवाइसेज के बीच पेजेस को ऑटोमेटिकली माइग्रेट करती है। एक्सप्लिसिट P2P एक्सेस आपको टोटल डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल देता है। आप पेज फॉल्ट स्टॉल्स को एलिमिनेट करते हैं, ड्राइवर स्पेक्यूलेशन ओवरहेड को अवॉइड करते हैं और CUDA स्ट्रीम्स का यूज करके कंप्यूट कर्नल्स के साथ साथ इंटर GPU ट्रांसफर्स को प्रिसाइजली शेड्यूल करते हैं। सेक्शन ब्रेक सेक्शन 32.3 की तरफ बढ़ते हुए स्केलिंग बियॉन्ड लो लेवल P2P प्रिमिटिव्स। CUDA डिवाइस इनेबल पीयर एक्सेस के साथ मैनुअल P2P सेटअप कोड लिखना और क्रॉस डिवाइस मेमोरी लेआउट्स को मैनेज करना मेटल को समझने के लिए फैंटास्टिक है। यह आपको एक एग्जैक्ट मेंटल मॉडल देता है कि डेटा NV लिंक ब्रिजेज और PCIe रूट कॉम्प्लेक्सेज में कैसे मूव करता है। हालांकि जैसे ही आप एक सिंगल सर्वर नोड के अंदर 2 GPU से 8 GPU तक स्केल करते हैं या InfiniBand पर एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट क्लस्टर में फैले हंड्रेड्स ऑफ GPU तक स्केल करते हैं, तो रिंग रिडक्शंस, गैदर ऑपरेशंस और स्कैटर पैटर्न्स के लिए पेयरवाइज CUDA मेम कॉपी पीयर असिंक कॉल्स को मैनुअली ऑर्केस्ट्रेट करना वाइल्डली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक इसी जगह पर कलेक्टिव कम्युनिकेशन लाइब्रेरीज स्टेज पर आती हैं। अगले सेक्शन में 32.3 कलेक्टिव कम्युनिकेशन लाइब्रेरीज स्केलिंग मल्टी GPU वर्कलोड्स विद NCCL हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे NVIDIA के NCCL यानी NVIDIA कलेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइब्रेरी जैसी लाइब्रेरीज उन लो लेवल P2P मैकेनिक्स, UVA सेमांटिक्स और NV लिंक पाथ्स पर बिल्ड होती हैं, जिन्हें हमने अभी डिकंस्ट्रक्ट किया है। आप देखेंगे कि कैसे NCCL एब्सोल्यूट थ्योरेटिकल हार्डवेयर स्पीड्स पर ऑल रिड्यूस, ऑल गैदर और रिड्यूस स्कैटर जैसे हाई लेवल पैरेलल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड रिंग और ट्री टोपोलॉजीज को ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले ये श्योर कर ले कि आप एक मल्टी GPU मशीन या क्लाउड इंस्टेंस पर RAII2P सैंपल कोड को कंपाइल करें और डिवाइस बाउंड्रीज के पार कर्नल एग्जीक्यूशन टाइमिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करें। हार्डवेयर टोपोलॉजी के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही सबसे अच्छा टीचर है।